Assalamu alaikum. My name is Harsharuk and I am your physics teacher. This lecture is for class 10th. We are studying our 14th chapter current electricity. हमने कल इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था टॉपिक अपना। आज हमने इसी टॉपिक को आगे देखना है। हमने कल सोर्सेज जो देखी थी उनमें हमने कहा था कि बैटरी इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ द करंट। ठीक है, तुम्हारे पास एक सोर्स है करंट की, बैटरी। हमने क्या करना है, हमने आज बैटरी को डिस्कस करना है कि कैसे ये करंट की एक सोर्स है, यानी कैसे करंट को प्रोड्यूस करती है या करंट को या चार्जेस को फ्लो करवाती है किसी भी सर्किट में। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बैटरी का इंटरनल स्ट्रक्चर इन्होंने बना के यहाँ पे दिखाया है, इसको देख लें अपनी बुक से आप। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है केमिकल रिएक्शन होता है बैटरी के अंदर। ठीक है, जो क्या करता है, चार्जेस को सेपरेट करता है। जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आपस में अभी न्यूट्रलाइज्ड हुए पड़े हैं, ठीक है, उनको ये सेपरेट करता है। पॉजिटिव चार्जेस एक साइड पे, नेगेटिव चार्जेस दूसरी साइड पे। तो जब एक साइड पे पॉजिटिव एक साइड पे नेगेटिव चार्जेस सेपरेट हो जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल को हायर पोटेंशियल कंसिडर करते हैं तो नेगेटिव टर्मिनल विल बी द लोअर पोटेंशियल। फिर हायर पोटेंशियल से चार्जेस ये कोशिश करेंगे कि वो लोअर की तरफ आएँ। ठीक है, एक्चुअल में ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके कोशिश करते हैं कि जो उनको सेपरेट करके यहाँ लाया गया है उनको वो कोशिश करते हैं कि हम दोबारा अपनी जगह पर वापस चले जाएं, बट बैटरी अगेन दरमियान से उनको सेपरेट कर देती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, उन वो यहाँ से यहाँ नहीं मूव कर सकते, या पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से यहाँ नहीं मूव कर सकते, बिकॉज केमिकल रिएक्शन से मुसलसल सेपरेशन हो रही है। तो फिर ये चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स कोशिश करते हैं कोई और रास्ता ढूंढें कि वो यहाँ आ सके, यहाँ से यहाँ आ सकें। ठीक है, तो होता क्या है, हम जब भी किसी बैटरी के टर्मिनल्स के क्रॉस कोई सर्किट जोड़ देते हैं, कोई वायर लगा देते हैं, तो चार्जेस कोशिश करते हैं कि वो यहाँ से तो आ नहीं सकते, तो आप कहाँ से आएंगे, उस वायर से या उस सर्किट से होते हुए दूसरे एंड तक पहुँच सकें, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ आ सकें। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के लिए हायर कंसनट्रेशन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस के लिए हायर कंसनट्रेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, बैटरी जो है वो आपके पास चार्जेस के ऊपर वर्क डन करती है उनको सेपरेट करने में, और एक पोटेंशियल उनके अंदर क्रिएट कर देती है। आपने पढ़ा था V इज इक्वल टू W/Q। तो कितना V क्रिएट होगा, जितना वर्क डन इन चार्जेस के ऊपर होगा इनको सेपरेट करने में। ठीक है, तो वो वो एनर्जी जो है, वो वर्क डन जो है, वो इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इनके अंदर स्टोर हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। फिर वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लेकर इस वायर के थ्रू मूव करते हुए आते हैं और रास्ते में पूरे सर्किट से होते हुए दूसरी साइड पे आके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। फिर अगेन बैटरी उनको सेपरेट करती है, फिर वो अपनी एनर्जी लेकर आते हैं और न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। अच्छा, अब इस न्यूट्रलाइजेशन के अंदर अंदर होता क्या है, जब वो अपनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लेके यहाँ रास्ते में आते हैं, आते 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 रास्ते में उनको डिफरेंट सब्सटेंसेस मिलते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल रजिस्टर, बल्ब, फ़ैन, कोई भी अप्लायंस लगी होती है यहाँ पे, जब वो उसकी कॉइल के अंदर से या उसके अंदर से गुजरते हैं तो वहाँ पे उनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लॉस होती है ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, और किस फॉर्म में लॉस होती है, इन दी फॉर्म ऑफ लाइट, इन दी फॉर्म ऑफ हीट, इन दी फॉर्म ऑफ एयर। अगर तो फ़ैन लगा हुआ है तो इन दी फॉर्म ऑफ हीट और इन दी फॉर्म ऑफ एयर कन्वर्ट हो जाएगी ये इनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर लैंप है तो इन दी फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट कन्वर्ट हो जाएगी उनकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर तो कोई ग्राइंडर वगैरह लगा है तो उनकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो है उन चार्जेस की, वो इन दी फॉर्म ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्राइंडर के जो ब्लेड्स रोटेट करेंगे उसकी, और हीट की फॉर्म में भी लाजमी लॉस होगी। तो जब यहाँ से चार्जेस निकलेंगे बल्ब से, फ़ैन से या किसी भी चीज़ से, तो उसके बाद उनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो चुकी होगी, लॉस हो चुकी होगी, कन्वर्ट हो चुकी होगी इन अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उनकी कन्वर्ट होगी दूसरी फॉर्म में, फिर वो विदाउट एनर्जी ट्रैवल करके दूसरे टर्मिनल पे आ जाएंगे। बैटरी फिर उनको सेपरेट करेगी, फिर उनको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देगी, यहाँ से यहाँ लाएगी बैटरी, फिर वो मूव करेंगे। इसी तरह मुसलसल ये काम चलता रहेगा और आपका करंट फ्लो होता रहेगा। ठीक है, तो ये वर्किंग थी बैटरी की। बैटरी इस तरह जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस को मूव करवाती है थ्रू द सर्किट्स। अच्छा, इसके बाद नीचे जो एग्जांपल है 14.1, ये आपने खुद करनी है, बहुत इजी है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपका होमवर्क है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं इस चीज़ को, इस टॉपिक को, कि कन्वेंशनल करंट क्या चीज़ है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कन्वेंशनल करंट जो है वो आपने ख़ुद से जो है वो अज्यूम किया हुआ है। कन्वेंशन का मतलब ये होता है ख़ुद से अज्यूम की गई चीज़। ठीक है, कन्वेंशन रखी आपने कोई। अच्छा, हुआ ये था बेसिकली, पहले जब आपके पास 1886 में पॉजिटिव चार्जेस डिस्कवर हुए थे, गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट किया था
प्रोटॉन्स की डिस्कवरी, जिसे आपने कहा था कि वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मौजूद होते हैं एटम के अंदर, तब आपने पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो को ही ऑब्जर्व किया था, क्योंकि आपको सिर्फ यही पता था कि पॉजिटिव चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, नेगेटिव चार्जेस का तो उस टाइम ख्याल ही नहीं था। तब आपके पास कन्वेंशनल करंट ही बना, यानी आप ये समझे कि पॉजिटिव चार्जेस मूव करके यहाँ से यहाँ आते हैं, इस तरफ दूसरे टर्मिनल की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करते हैं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था। ये हमें कब पता चला एक्चुअल में कैसा था? एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करके जाते हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, ये हमें कब पता चला? 11 साल बाद, जब जे थॉम्सन ने जो कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट किया था, कैथोड वाला, कैथोड रे ट्यूब में एक्सपेरिमेंट किया था, तो उससे पता चला कि प्रोटॉन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी, कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी एटम के अंदर मौजूद होते हैं। बट हमने अपने कन्वेंशनल करंट को उसी तरह रहने दिया। हमने पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो को हमने कंसिडर किया, अपने यहाँ करंट को कन्वेंशनल कर दिया कि हमने एक कन्वेंशन बनाई है। बेशक एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, बट हम कन्वेंशन यही रखेंगे। ठीक है, क्यों? उसकी रीज़न ये थी कि जो अफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स के मोशन होने से होता था, यानी लैंप का जलना, फ़ैन का चलना, सब इफेक्ट्स सेम थे। तो बिकॉज ऑफ द सेम फिजिकल इफेक्ट्स, ठीक है, फॉर बोथ द चार्ज, मोशन ऑफ बोथ द चार्जेस, हमने सेम इफेक्ट देखते हुए एक्चुअल करंट यानी इलेक्ट्रॉनिक करंट, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्जेस के फ्लो को हमने प्रेफरेंस नहीं दी, बल्कि जो हमने पहले से कन्वेंशन रखी हुई थी पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो को, उसी को हम मान के चले। ठीक है, क्योंकि हम सारी थ्योरी, सारे लॉज, सब कुछ हम पॉजिटिव चार्जेस को कंसिडर करके कर चुके थे प्रूफ। ठीक है, इसलिए हमने उन्हीं को रहने दिया। अच्छा, अब फ्लो ऑफ चार्जेस की अगर हम बात करें तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मैं एक कंडक्टर ले रहा हूँ, ठीक है, उसके क्रॉस करंट फ्लो होगा कब? जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इस एंड और इस एंड के दरमियान। वो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से आएगा? बैटरी से। तो जब मैंने बैटरी लगा दी, इस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल्स पे बैटरी के टर्मिनल्स लगा दिए, तो क्या हो गया? ये वाला टर्मिनल इस कंडक्टर का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल हो गया, क्योंकि बैटरी का भी ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है। ठीक है, उसके बाद जब नेगेटिव टर्मिनल बन गया और ये पॉजिटिव टर्मिनल बन गया, तो अब पॉजिटिव चार्जेस के लिए देखा जाए तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। और इसी तरह अगर नेगेटिव के लिए देखा जाए तो ये उनके लिए नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखा जाए तो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव करेंगे? अपने हायर पोटेंशियल से अपने लोअर पोटेंशियल की तरफ। अब यहाँ से तो उनको कोई रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले ही नेगेटिव टर्मिनल और बैटरी उनको पहले ही सेपरेट करिए, इधर और पॉजिटिव को उधर। तो यहाँ से यहाँ तो वो आ नहीं सकते, तो फिर वो दूसरे टर्मिनल पे, पॉजिटिव टर्मिनल पे कहाँ से जाएंगे? यहाँ से होते हुए आएंगे कंडक्टर के थ्रू। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद हैं अभी और पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे। अब हम बात कर रहे हैं एक्चुअली कि हमने ये कहा कि प्रोटॉन्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो हम ये समझेंगे कि प्रोटॉन्स के मोशन की वजह से करंट फ्लो कर रहा है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं था। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से करंट फ्लो करता था। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, इन दोनों की अगर हम बात करें तो हमें फिर मज़ीद ये पता चला कि बेसिकली प्रोटॉन्स फ्लो नहीं करते, पॉजिटिव चार्जेस प्रोटॉन्स नहीं होते, बल्कि पॉजिटिव चार्जेस क्या होते हैं? होल्स होते हैं। अब होल्स क्या थे? होल्स थे एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि जब एक न्यूट्रल एटम पड़ा था तो उसके आउटर मोस्ट शेल से कोई इलेक्ट्रॉन निकला और इस तरफ मूव हुआ, तो पीछे क्या क्रिएट हुआ? होल क्रिएट हुआ। कितना साइज़ का? जितने साइज़ का इलेक्ट्रॉन था उतने साइज़ का होल क्रिएट हुआ। तो हम ये कहते हैं कि जो पॉजिटिव करंट है, यानी जो कन्वेंशनल करंट है, जो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस यानी होल्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जो कि हमारा कन्वेंशनल करंट है, वो किस वजह से है? होल्स की वजह से। यानी उस केस में पॉजिटिव चार्जेस क्या हैं? होल्स हैं, प्रोटॉन्स नहीं हैं। ठीक है, तो एक्चुअली अब हो क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और होल्स इस डायरेक्शन में मूव करते जा रहे हैं। क्यों? ये देखें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया इधर से, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यहाँ से यहाँ क्यों आया? क्योंकि यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन निकल के आगे जा चुका है। क्यों जा चुका है? क्योंकि यहाँ पे पहुँचना है उसने, पॉजिटिव टर्मिनल उसको अट्रैक्ट कर रहा है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ से जब निकल के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो पीछे एक होल क्रिएट हो गया। उस होल को कंप्लीट करने और फिल करने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आया। जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो यहाँ होल क्रिएट हो गया। अब इस होल को फिल करने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा, जो कि ये रहा। अब होल्स कहाँ जा रहे हैं? इस डायरेक्शन में। आप देखें, पहले यहाँ होल था, फिर अब यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, होल इधर चला गया, इलेक्ट्रॉन अब यहाँ आएगा तो होल इधर चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और होल्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जो होल्स का मोशन है वो इस तरह है,
फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। इसको हमने कन्वेंशनल करंट का नाम दिया, यानी होल करंट का नाम दिया, होल करंट, कन्वेंशनल करंट IH। और जो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, जिसकी वजह से होल्स उधर जा रहे हैं, उसको हमने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉनिक करंट, यानी एक्चुअल करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट को हमने एक्चुअल करंट का नाम दिया। बट हम मानते अभी भी किसको मान के चलते हैं, हम होल करंट को, यानी कन्वेंशनल करंट को मान के चलते हैं। तो ये आपके पास कन्वेंशनल करंट था, जिसकी डेफिनेशन भी आपकी बुक में यहाँ पे लिखी है कि कन्वेंशनल करंट जो है वो फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल है। किस चीज़ का मोशन, पॉजिटिव चार्जेस का मोशन। बट अगर मैं इसी कन्वेंशनल करंट को एक्चुअल करंट के कंपेरेटिवली लिखूँ तो मैं लिखूँगा कि फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, उसका बिल्कुल उलट। तो एक्चुअल में आपने ये मानना है कि होल्स प्रोटॉन्स मूव नहीं करते, होल्स मूव करते हैं। वो भी होल्स क्यों मूव करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ले दे के बात क्या बनी कि एक्चुअल करंट ही आपके पास सिर्फ जो है वो रीज़न होता है होल करंट का भी, कन्वेंशनल करंट का। ठीक है, यानी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो होता है। अच्छा, इसके बाद आपके पास ये देखना है आपने कि करंट तो फ्लो हो गया, ये था जस्ट फ्लो ऑफ करंट, प्रोडक्शन ऑफ करंट। अब आपने मेजरमेंट ऑफ करंट देखना है कि करंट को मेजर कैसे करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ करंट के लिए आपके पास जो टॉपिक है आपके पास पेज 93 पे मेजरमेंट ऑफ करंट का, कुछ डिवाइसेस होंगी। ठीक है, उन डिवाइसेस को आपने उनके नेम्स आपने देख लेने हैं, गैल्वेनोमीटर और एमीटर। अब गैल्वेनोमीटर और एमीटर दो डिवाइसेस हैं करंट को मेजर करने की, डिटेक्ट करने की। इनमें डिफरेंस देखेंगे, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो मीटर, पहली बात तो ये कि ऐसी कोई चीज़ होती है जो किसी चीज़ की मेजरमेंट दे, और गैल्वेनोमीटर ऐसा मीटर है जो आपको करंट की मेजरमेंट देता है। बट ये बहुत ही सेंसिटिव है। ठीक है, बहुत ही सेंसिटिव का मतलब ये है कि बहुत छोटे से करंट, थोड़े से करंट आने पे भी ये फुल डिफ्लेक्शन शो कर देता है अपनी। ठीक है, तो ये करंट डिटेक्टिंग डिवाइस कहलाएगा, करंट मेजरिंग डिवाइस नहीं कहलाएगा। ठीक है, बहुत सेंसिटिव है ये। अच्छा, डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है, इसका मतलब क्या है, जैसे आपका जो लीवर होता है, वो जो आप तराजू होता है आपका, वो डिफ्लेक्शन टाइप नहीं है, वो आपका नल टाइप इंस्ट्रूमेंट है। यानी उसमें डिफ्लेक्शन ना आए तो आपकी मेजरमेंट होती है कि इधर रखा, इस तराजू में एक प्लेट पर रखा हुआ मैच दूसरी प्लेट के बराबर है। उसमें जब डिफ्लेक्शन ना आए तो आप कहते हैं कि ये दोनों मैसेज बराबर है, तब आपकी मेजरमेंट होती है। तो वो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट है जिसमें डिफ्लेक्शन ना आने पर मेजरमेंट मिली। बट गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है जिसमें डिफ्लेक्शन आने पर आपको कोई मेजरमेंट मिलती है। सेम एज एमीटर भी डिफ्लेक्शन टाइप डिवाइस है। अच्छा, तो करंट डिटेक्टिंग डिवाइस का मतलब ये कि सिर्फ कुछ एम्पेयर्स मेजर करेगा, माइक्रो और मिली एम्पेयर्स में, ये बहुत छोटा स्मॉल करंट मेजर करेगा। ठीक है, और उसको हम लीकेज करंट्स मोस्टली इससे हम मेजर करते हैं। तो अब मेजर का मैं वर्ड बार बार यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मेरा ख्याल है मेजर कहना गलत होगा, मुझे इसको करंट डिटेक्टिंग डिवाइस कहना चाहिए। ठीक है, मेजरमेंट डिवाइस नहीं है ये। अच्छा, कनेक्टेड किस तरह होती है, ये सीरीज़ में कनेक्ट की जाती है किस चीज़ के साथ, जिस चीज़ के अक्रॉस आपने करंट को मेजर करना है। तो आपने यहाँ पे किस चीज़ के अक्रॉस करंट को मेजर किया, किसी भी डिवाइस के अक्रॉस करंट को मेजर किया। तो जब आपने किसी डिवाइस के क्रॉस करंट को मेजर करना है, फॉर एग्जांपल आप बल्ब ले लें। ठीक है, पेज 94 पे लिखा है। तो अगर आप बल्ब लेते हैं तो बल्ब के क्रॉस अगर करंट को मेजर करना है तो ये एमीटर या गैल्वेनोमीटर, इसकी जगह गैल्वेनोमीटर भी आप लिख सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर या एमीटर को सीरीज़ में जोड़ना पड़ेगा। क्यों? ताकि जो करंट इसके अंदर से गुजरे वही इसके अंदर से गुजरेगा, तो वही उसी की मेजरमेंट आपको मिलेगी जो इधर से गुजर रहा है। इसलिए सीरीज़ में कनेक्ट होता है, क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम रहता है। ये आपने पढ़ा था कैपेसिटर में भी, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में। अच्छा, तो ये सीरीज में लगाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा आइडियल गैल्वेनोमीटर की अगर हम बात करें तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत स्मॉल होता है। क्यों स्मॉल होता है? ताकि मैक्सिमम करंट इधर से गुजर सके। सर्किट के अंदर से गुजरता हुआ करंट जब इसमें से गुजरे तो करंट को कोई रुकावट पेश ना आए, कोई मुश्किल पेश ना आए, मैक्सिमम करंट यहाँ से ईजीली गुजर सके विद सेम टाइम में सेम चार्जेस। ठीक है, तो इसका गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है अपना इंटरनल, वो कम से कम होना चाहिए। अब आते हैं एम मीटर, जो गैल्वेनोमीटर के बाद आता है। ठीक है, अब एम मीटर क्या चीज़ है? करंट मेजरिंग डिवाइस है जो कि कितना करंट मेजर कर सकती है 1 से 10 एम्पेयर्स तक, और ये भी सीरीज़ में लगाया जाता है। ये भी डिफ्लेक्शन टाइप डिवाइस है। लेकिन ये बनाया किस तरह जाता है? ये गैल्वेनोमीटर के अंदर से ही, जिसे कहते हैं, अब डिराइव किया जाता है। कैसे? जब मैं गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज़ में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दूँ। अब जब मैं यहाँ से स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दूँगा तो आपके पास सर्किट से आता हुआ करंट जो है वो इसके अंदर से भी गुजरेगा और इसके अंदर से भी गुजरेगा। बट इसका जो रेजिस्टेंस है, जिसे हम RG कहते हैं, वो ज़्यादा होता है, इसका कम होता है। जब इसका कम है तो यहाँ पे करंट पहुँचने के बाद कम रेजिस्टेंस वाले रास्ते से, कम रुकावट वाले रास्ते से गुजरना चाहेगा, तो मैक्सिमम करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगा आपका।
ठीक है। तो मैक्सिमम करंट जब यहाँ से फ्लो हो जाएगा तो आपको उसकी मेजरमेंट गैल्वेनोमीटर पे किस तरह शो होगी। अगर यहाँ से 1 एम्पेयर करंट आ रहा है तो 0.9 एम्पेयर अगर यहाँ से गया, 0.1 एम्पेयर भी यहाँ से गया, तो आपको उसकी रेशो के मुताबिक ये पता चल सकेगा कि अगर टोटल करंट में से कुछ यहाँ से जा रहा है तो मैक्सिमम यहाँ से जा रहा होगा, उसी रेशो से डिवाइड हो रहा होगा जिस रेशो से हमने इसके रेजिस्टेंसेस को डिसाइड किया होगा। बहरहाल ये चीज़ इतनी आपके लिए इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना याद रखें कि गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाने से एम मीटर बन जाता है, ठीक है। और जैसे हम बात करते हैं आइडियल गैल्वेनोमीटर में बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस होता है गैल्वेनोमीटर का, इसी तरह हम ये कहेंगे कि आइडियल एम मीटर में जो आपका आर एस है वो आर जी से बहुत स्मॉल होगा, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट सर्किट का गुजरता रहे, हमें सर्किट को कोई परेशानी ना हो, जितना करंट सर्किट का था वो उतना का उतना भी गुजरता रहे और हमें साथ साथ गैल्वेनोमीटर के ऊपर डिफ्लेक्शन भी मिलती रहे। अब इस गैल्वेनोमीटर के अंदर आपको जो डिफ्लेक्शन मिलेगी वो मिली एम्पेयर में मिलेगी, उसी के रिस्पेक्टिवली आपको बाहर मेन आउटपुट पे एम मीटर के ऊपर जो डिफ्लेक्शन मिलेगी वो इस हिसाब से मिलेगी 1 से 10 एम्पेयर्स के हिसाब से। तो ये जो पूरा ओवरऑल कंस्ट्रक्शन है आपकी गैल्वेनोमीटर और इस रेजिस्टेंस को मिला के, इसको आपने क्या कहना है, ये एम मीटर है, ठीक है। तो यहाँ तक आप अपना बुक से रीड कर लें, टॉपिक 14.2 से ऊपर तक, यहाँ तक पेज नंबर 94 तक, और कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।